कैसे हैं आप लोग? जैसा कि हमने पिछले क्लास में क्या करा था, एपी और जीपी का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया था। नहीं, हमें क्वेश्चन नहीं मिला था। आप भी सोच रहे होंगे कि क्रैश कोर्स के नाम पे क्या हो गया, क्वेश्चन तो मिला ही नहीं, है ना। तो इस क्लास में हम केवल क्वेश्चन और क्वेश्चन ही करेंगे, है ना, केवल क्वेश्चन ही करेंगे। तो देखो पहला क्वेश्चन है आपके सामने। पहला क्वेश्चन ये करा है कि द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ द एपी a1 a2 a3 ये टर्म दे रखे हैं। if it is known that a1 plus a5 plus a10 plus a15 plus a20 equals to 225, ओके। तो आपको ये चार ऑप्शन दिए हैं हमें और फर्स्ट 24 टर्म का सम पूछ रहा है, आपको ये बताना है, ठीक है। आप पहले क्वेश्चन को ट्राई करोगे, आपसे नहीं होता है तभी आप सॉल्यूशन लिखोगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं क्या होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। देखो अपने को ये दे रखा है कि a1 a2 a3 ये AP में दे रखे हैं और अपने से ये पूछ रहा है कि फर्स्ट 24 टर्म का सम पूछ रहा है। A4 अप टू कहां तक भाई, A24 तक का सम पूछ रहा है। तो अपने को मालूम है n टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 a प्लस n, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। इसका मतलब ये होगा टोटल टर्म्स कितने हैं, 24 टर्म्स है, 24/2। और a के जगह फर्स्ट टर्म क्या है, a1 है, और लास्ट टर्म क्या है, a24 है। ये अपना मिल गया हमें, इसकी इसी की वैल्यू चाहिए, ठीक है। अपने को एक रिलेशन दे रखा है, रिलेशन क्या दे रखा है, a1 प्लस a5 प्लस a10 प्लस a15 प्लस a20 इक्वल्स टू 225। इसको देख के देखो कुछ मन में तो आता होगा, a1 प्लस a20, एक टर्म और इस क्वेश्चन में छूट गया है, 2 4 5, हाँ एक टर्म और है, सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन में a24 होगा, ओके भाई। ध्यान से आप क्वेश्चन को दोबारा सही से देख लेना। हाँ ये देखो a1 प्लस a24, ये फर्स्ट टर्म है और ये लास्ट टर्म है। a5 और a20, a10 और a15, एक प्रॉपर्टी होता है, आपको प्रॉपर्टी मालूम होगा, है ना। एक प्रॉपर्टी होता है, सम प्रॉपर्टी है कि द सम ऑफ टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द एंड एंड द बिगिनिंग इज सेम, है ना। क्या होता है कि अगर जो सम होगा वो एंड से और बिगिनिंग से और एंड से अगर हम चले इक्विडिस्टेंट पे, तो उसका सम हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। और वो सम किसके बराबर होता है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म के बराबर होता है। इसका मतलब ये है यहां से कि a1 प्लस a24 बराबर होगा a5 प्लस a20, और ये किसके बराबर होगा भाई, a10 प्लस a15 के, ठीक है। देखो फर्स्ट टर्म और ये लास्ट टर्म, ये शुरू से पांचवा टर्म, ये अंतिम से पांचवा टर्म, ये शुरू से 10th टर्म, ये लास्ट से 10th टर्म। तो इस सबका सम क्या होगा, बराबर होगा। यानी ये और ये तीनों टर्म बराबर है। तो मैं इस एक्सप्रेशन को देखूं तो देखो ये 2 4 और 6 यही सारे टर्म्स लिखे हुए हैं। इसका मतलब a प्लस 24 को, इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं 3 टाइम्स ऑफ a प्लस 24 लिख सकता हूं, है ना भाई। इस पूरे एक्सप्रेशन को 3 टाइम्स इनटू a प्लस 24 लिख सकते हैं, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 225 के। तो a1 प्लस a24 कितना होगा भाई, 225/3 हो जाएगा। 225/3 कितना, 75 होगा। बोल भाई सही है ना। और इसके जगह पे आपको क्या रखना है, 75 रख देना है। तो 24/2 इंटू 75, 24/2 कितना, 12 हो गया। 12 इंटू 75, 75 टेन जा 750 और 75 टू जा 150, तो दोनों को जोड़ोगे तो 900 आ जाएगा। यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा, 900। और इसमें ऑप्शन कहीं है क्या, 900, हाँ सेकंड ऑप्शन है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो गया, ठीक है, ओके। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, करें सपोज दैट ऑल द टर्म्स ऑफ एन एपी आर नेचुरल नंबर्स, है ना। सारे टर्म क्या है, नेचुरल नंबर है एपी के। इफ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स टू द फर्स्ट 11 टर्म्स, ये वाले लाइन देखो, फर्स्ट 7 टर्म्स टू द सम ऑफ द फर्स्ट 11 टर्म्स, यानी शुरुआत के 7 टर्म का सम और शुरुआत के 11 टर्म का सम का रेशियो कितना दे रखा है, 6:11। ये एक पॉइंट मिलेगा आपको, ठीक है भाई। और कह रहा है एंड द सेवेंथ टर्म लाइज बिटवीन 130 एंड 140, यानी जो सेवेंथ टर्म है a7 है वो 140 से छोटा होगा और 130 से बड़ा होगा। आपको ये दो इंफॉर्मेशन मिल गया, और आपको ये बताना है कि देन द कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस एपी इज, ये बताना है कि इस एपी का कॉमन डिफरेंस क्या होगा, ओके। आपको इस एपी का कॉमन डिफरेंस बताना है। तो सबसे पहली बात कि अगर सारे टर्म्स नेचुरल नंबर है तो जरूर उसका कॉमन डिफरेंस भी क्या होगा, इंटीजर होगा। कॉमन डिफरेंस कैसा होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, ठीक है भाई। देखते हैं
60 टर्म का सम लिखना है। तो देखो इस एपी का फर्स्ट टर्म कुछ होगा, ए मान लेते हैं फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस डी मान लेते हैं और डायरेक्ट 60 टर्म का सम लिखते हैं। क्या हो जाएगा, n बाई 2 2a प्लस यानी 2a प्लस n माइनस 1 यानी 7 माइनस 1 कितना 60 हो जाएगा। एक आया समझ में। और इसे क्या लिखेंगे 11 बाई 2 और ये हो जाएगा 2a प्लस 11 माइनस 1 10d हो जाएगा। और ये किसके बराबर होगा भाई 6 बाई 11 के। बोलो ये 2 इस 2 को कैंसिल करेगा, ये 11 इस 11 को कैंसिल करेगा, इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, यहां से भी 2 कॉमन ले लेंगे, तो ऊपर क्या बचेगा a प्लस 3d और यहां क्या बचेगा a प्लस 5d है ना भाई। और इस 7 को यहां इस साइड भेज देते हैं, कितना आ गया 6 बाई 7 आ गया। ठीक है, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, 7a प्लस 21d इक्वल्स टू 6a प्लस 30d। सब बच्चे यहां से सॉल्व कर लेंगे है ना। अगर आप ये सॉल्व करोगे तो a इक्वल्स टू 30 माइनस 21 कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। a की वैल्यू कितनी आ गई भाई 90 आ गई है ना। अब अपने को ये दे रखा है कि a7 जो है 130 140 के बीच में लग सकता है, तो a7 को लिखेंगे क्या a प्लस 6d और ये किससे छोटा होगा 140 से, बट बड़ा किससे होगा 130 से। a की जगह पे 9d रख देंगे तो ये हो कितना जाएगा 15d लेस देन 140 एंड ग्रेटर देन कितना भाई 130 है ना। d की वैल्यू किससे आ जाएगी, ये 9 पॉइंट समथिंग हो जाएगा है ना, और ये 8 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, इस बीच में लाई करेगा। यानी इस बीच में आपको इंटीजर क्या मिल जाएगा 9 मिल जाएगा। तो आपका कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा भाई 9 हो जाएगा। आया समझ में। देखो ये क्वेश्चन जो है जेईई एडवांस 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जितने भी एडवांस में आए हुए क्वेश्चन है या फिर प्रीवियस ईयर मेंस के क्वेश्चन है, एडवांस वाले क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेंस के एग्जाम के लिए, ठीक है। तो आप इसे अच्छे से करें। और यहां से डी की वैल्यू कितनी आ गई 9 आ गई, क्योंकि देखो ये 130 बाई 15 कितना होगा वो 8 से बड़ा होगा और 140 बाई 15 कितना होगा 9 से बड़ा होगा, ठीक है। तो इसके बीच में 8 से बड़ा और 9 से बड़ा के बीच में जो इंटीजर लाई करेगा वो क्या लाई करेगा 9 लाई कर जाएगा, ठीक है। तो 9 आपका आंसर होगा। देखो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, let x be the set consisting of the first 2018 terms, है ना। सेट x में कितने टर्म्स हैं 2018 टर्म्स हैं 1 6 11 एंड सो ऑन, ऐसा एक एपी का सीक्वेंस दे रखा है। एंड y be the set consisting of the first 2018 टर्म्स, सेट y है जो कितना टर्म को कंटेन करता है 2018 और सारे के सारे टर्म किसमें है एपी में है, ठीक है। देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट x यूनियन y, है ना। देखो सेट थ्योरी का कॉन्सेप्ट आ गया, थोड़ा सा एपी है और थोड़ा सा सेट थ्योरी है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है द सेट x नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x यूनियन y, यानी आपसे ये पूछ रहा है, आपसे क्या पूछ रहा है नंबर ऑफ सेट्स इन x यूनियन y। तो ये क्या हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x यूनियन y में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x इंटरसेक्शन y। नहीं भाई, तो अपने को एक चीज तो मालूम है कि इसमें कितने एलिमेंट है 2018, इसमें कितने एलिमेंट है 2018, बट अपने को इसमें नहीं मालूम कि इसमें कितने एलिमेंट है। आया समझ में। इसके लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है आपको, ये देखो पहले वाले एपी में कितने टर्म है 2018 टर्म है और दूसरे वाले एपी में कितने टर्म है इसमें भी 2018 टर्म है। तो मैं पहले एपी की बात करता हूं, है ना। हमारा बोर्ड भी छोटा है तो थोड़ा सा हमें मैनेज करना पड़ेगा और पहले वाले का निकाल लेते हैं। पहले लास्ट टर्म क्या होगा, पहले वाले एपी का लास्ट टर्म निकाल लो ताकि आपको एक आइडिया मिलेगा। पहले वाले एपी का लास्ट टर्म हो जाएगा 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी 2018 माइनस 1 यानी 2017 इंटू डी। डी कितना है भाई 5 है ना। तो आपको यहां से मिल जाएगा 1 प्लस 2017 इंटू 5 आपका हो जाएगा 10,085, है ना 10,085। अगर आप जोड़ोगे तो 10,086 हो जाएगा। ये लास्ट टर्म आपका फर्स्ट वाले एपी का लास्ट टर्म आपका ये हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड वाले एपी का लास्ट टर्म इससे ज्यादा जाएगा, नहीं देख के लग रहा है कि देखो क्योंकि इसका फर्स्ट टर्म कितना है 9 है और कॉमन डिफरेंस कितना है 7 है, यानी जो कॉमन टर्म्स आ सकता है वो यही आ सकता है, यहां तक ही हो सकता है, ठीक है। इसके लास्ट टर्म तक नहीं जाएगा। इसका मतलब ये है कि चलो हमें एक चीज तो मिल गया कि उस एपी का जो भी कॉमन एपी होगा उसका लास्ट टर्म जो होगा इसके आसपास होगा। दूसरी बात यह है कि इन दोनों एपी के बीच कॉमन एपी देखना है, कौन सा ऐसा टर्म है जो दोनों एपी में है। तो ठीक है देखते हैं पहला टर्म कौन सा कॉमन आता है 1 प्लस 5 6 प्लस 5 11 11 प्लस 5 कितना 16
16 प्लस 5 कितना 21, और 21 प्लस 5 कितना 26, सॉरी 16 आ गया, 16 आ गया। पहले वाले एपी में कौन सा टर्म 16 आ गया, और दूसरे वाले एपी में भी कितना आ गया 16 आ गया। यानी दोनों का जो x इंटरसेक्शन y वाला एपी है उसका फर्स्ट टर्म कितना आ गया 16 आ गया। ठीक है भाई, कॉमन डिफरेंस देखना है। कॉमन एपी का जो कॉमन डिफरेंस होता है, दोनों के कॉमन टर्म से जो एपी बनेगा उसका कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं। पहले वाले एपी का कॉमन डिफरेंस, पहले वाले एपी का कॉमन डिफरेंस कितना है भाई 5 है, और दूसरे वाले एपी का कॉमन डिफरेंस कितना है 7 है। नहीं नहीं हाँ 7 है। तो जो इससे कॉमन जो एपी बनेगा उसका कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, ये d1 और d2 का एलसीएम निकाल लेते हैं। इसका जो एलसीएम होगा वही इसका कॉमन डिफरेंस होगा, यानी इन दोनों का एलसीएम कितना होगा भाई 35 होगा। तो ये आपका कॉमन डिफरेंस हो गया। बोलो सही है, आपको कॉमन डिफरेंस ये मिल गया। तीसरी बात क्या है कि जो आपका लास्ट टर्म होगा वो लास्ट टर्म मस्ट बी लेस देन 10,086, यानी आपको यहां से लास्ट टर्म भी मिल जाएगा, वो किससे छोटा होगा 10,086 से, है ना 10,086 से। मैं एक काम करता हूं, ऊपर वाले टर्म्स को मिटा देता हूं, ये जो लिखा हुआ है इसे मिटा देता हूं, यहां से थोड़ा हमें आसान हो जाएगा। अब अपने को यहां से n की वैल्यू निकालनी है। n की वैल्यू कैसे निकालेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। n मस्ट बी लेस देन कितना होगा 10,086, इससे छोटा होगा या इसके बराबर होगा, है ना भाई। तो n को लिखते हैं 16 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना 35, मस्ट बी लेस देन 10,086। तो मेरे भाई इसको ऐसे लिख लेते हैं n इंटू 35 मस्ट बी लेस देन, इसको घटाओगे 10,070 हो जाएगा, है ना भाई। अगला काम क्या है कि आप 35 से डिवाइड कर देते हैं, n माइनस 1 लेस देन इक्वल्स टू 10,070 अपॉन 35, तो डिवाइड करोगे तो ये कितना हो जाएगा 35 टू 70 आएगा कितना 300, 35 9 जा नहीं जाएगा, 35 8 जा हो जाएगा, नहीं 35 8 जा आप करोगे तो कितना आ जाएगा 35 8 जा हो जाएगा 240, और ये 280 आ जाएगा। क्या कर लेते हैं 8 5 जा 40, 8 3 जा हाँ 280 आएगा, है ना 280 करोगे तो आपको कितना बचेगा 27 बचेगा, नहीं और 35 27 बचेगा, यानी कि 20 पॉइंट समथिंग बचेगा क्या, ये नहीं 35 इंटू कितना होंगे 270, 35 से बेंजा हो जाएगा, नहीं 35 से बेंजा आ जाएगा, 7 5 से 35 3 7 से 24 आ जाएगा, है ना 245, यानी 35 से बेंजा हो जाएगा, समथिंग रिमाइंडर बचेगा यानी 287 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। तो n मस्ट बी लेस देन 288 पॉइंट समथिंग, है ना 288 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, तो इससे छोटा ही होना चाहिए, इसलिए n की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 288, n की वैल्यू कितनी आ गई 288, और यही आपका क्या है कॉमन टर्म्स है ना, ये आपका क्या है कॉमन टर्म्स है। तो आप क्या करोगे इस कॉमन टर्म्स को निकालने के लिए आप मेरे भाई इसको क्या करोगे, यहाँ पे 288 लिख लेते हैं, घटाना है हमें, तो 2018 प्लस 2018 कितना होगा 4036 माइनस 288, बोलो सही है। और इसमें से घटाओगे तो कितना हो जाएगा 16 में से 8 घटा लो 8 आ जाएगा, 12 में से 8 घटा लो 4 आ जाएगा, ये आपका 9 में से 2 7 आ जाएगा, और ये आपका 3 आ जाएगा, यानी 3748 कोई ऑप्शन है क्या, हाँ ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, देखो ये क्वेश्चन 2018 एडवांस के एग्जाम में आया था, फिर भी ये आपके मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलो आप इसे कर लो। हेलो देखो ये क्वेश्चन देखो, if b is the first term of an infinite gp whose sum is 5 then b lies in the interval, ये दिखा रहा है कि देखो एक इनफाइनाइट जीपी है जिसका फर्स्ट टर्म कितना है b है और उसका सम कितना है 5 है, तो आपसे ये पूछ रहे हैं कि b की वैल्यू क्या होगी, b किस बीच में लाई करेगा, b का रेंज क्या होगा, है ना भाई। तो देखो करना क्या है, पहले तो क्वेश्चन आपको करना है उसके बाद सॉल्यूशन देखना है, ऐसा नहीं कि पहले आप देखे और सॉल्यूशन देखने लगे। तो देखो क्या करेंगे, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ अ जीपी हमें मालूम है, कल ही मैंने आपको बताया था कि a अपॉन 1 माइनस r होगा, ये फॉर्मूला बताया था जहां पे a क्या है फर्स्ट टर्म है और r क्या है कॉमन रेशियो है। तो अगर मैं यहां पे देखूं तो b अपॉन 1 माइनस r इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा जो दिया हुआ है ना भाई। तो आपको यहां से क्या हो जाएगा,
आपको b की वैल्यू मिल जाएगी, b की वैल्यू मिल जाएगी 5 इंटू 1 माइनस आर। बोलो भाई सही है ना? तो b बाई 5 इक्वल्स टू 1 माइनस आर हो जाएगा, और अपना r कितना मिल जाएगा 1 माइनस b बाई 5। कितने लोगों को ये बात समझ आ गई? बोल भाई सही है ना? और अपने को r का रेंज मालूम है, इस कंडीशन के लिए r का जो रेंज है वो कहां से कहां तक है, -1 से 1 तक है ना? ये तभी लागू होगा, एप्लीकेबल होगा जब r -1 से 1 के बीच में लाई करेगा। बोल भाई ठीक है ना? तो ये जो एक्सप्रेशन है जरूर -1 से छोटा होगा, बट किससे बड़ा होगा, +1 से बड़ा, सॉरी +1 से छोटा होगा बट किससे बड़ा होगा, -1 से बड़ा होगा, है ना? तो आप ऐसा करोगे 1 माइनस b बाई 5 must be less than 1 but greater than -1. So minus b by 5 is less than 0 but greater than -2. ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा, यानी कि ऐसा आ जाएगा लेस देन 2 बट ग्रेटर देन 0। और आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो पूरे एक्सप्रेशन में, तो ये इधर 10 आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इस तरह से आपको b की वैल्यू मिल गई, और b की वैल्यू कितना आ गया, 0 से 10। कोई ऑप्शन है क्या, देखते हैं। a नहीं है, b नहीं है, c नहीं है, d है, तो d इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, देखो क्वेश्चन देखो, करेक्ट द सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी विद पॉजिटिव टर्म्स इज 3। एक जीपी है, इनफाइनाइट जीपी है, जिसका सम कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, और कह रहा है कि एंड द सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ इट्स टर्म्स इज 27/19। तो कह रहा है द कॉमन रेशियो ऑफ दिस सीरीज इज, इस सीरीज का कॉमन रेशियो क्या होगा, है ना? एक सीरीज है, पहले सीरीज लिख लेते हैं, कुछ ऐसा है AR स्क्वायर, ऐसा सीक्वेंस है, जीपी का सीक्वेंस है, ये इनफाइनाइट जीपी है। तो पहले बात मैं इसके सम की करता हूं, सम कैसे निकालेंगे भाई, इसका सम हो जाएगा a/1 - r, जो कितना दे रखा है, 3 दे रखा है ना? अब क्या कर रहा है कि इसी जीपी के प्रत्येक टर्म का क्यूब कर दिया जाए, इसी जीपी के प्रत्येक टर्म का क्यूब कर दिया जाए तो भी वो जीपी में होगा, बट उसका कॉमन रेशियो बदल जाएगा। कितना बदल जाएगा भाई, पहले r था और अब क्या हो जाएगा, r³ हो जाएगा। बोलो सही है? तो जैसे क्यूब करेंगे तो ये टर्म a³ हो जाएगा, ये a³ r³ हो जाएगा, ये a² r³ सॉरी इसका करेंगे तो a³ r⁻2 था ना, 6 हो जाएगा। सही आया समझ में? तो ऐसे सारे टर्म्स बदलते जाएंगे। अब क्या करते हैं, इसका जब सम लिखोगे तो ये ऐसा हो जाएगा, ये भी इनफाइनाइट जीपी है, a³ - 1 - r³ इक्वल्स टू 27/19। ये आपका सेकंड इक्वेशन है ना भाई? अब देखो अपने पास दो इक्वेशन भी है और दो अननोन भी है, अपने को किसी तरह से सॉल्व करना है ना? अब तरीका ये है कि आप कितना जल्दी सॉल्व करते हो, कितना इजी वे में सॉल्व करते हो, ये आप पे डिपेंड करता है, आपकी कैलकुलेशन कितनी अच्छी है। ठीक है, तो अगर मैं इस चीज का यूज कर लूं, a³ को लिख दूं, a³ को लिख दूं ऐसे a × a² और r1 - r³ को लिख दूं 1 - r 1 + r + r², और ये कितना भाई 27/19। अगर आप ध्यान से देखो तो a/1 - r यहाँ पे दिया हुआ है और इसकी वैल्यू कितनी है, 3 है, तो क्यों ना मैं यहाँ पे 3 रख लूं, 3 रख लिया। अब यहां से a² को भी चेंज कर लेते हैं, है ना? a² की जगह पे क्या रख लेते हैं, 3 × 1 - r रख लेते हैं। देखो a को भी एलिमिनेट करते हैं यहां से, और उसके जगह पे इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा, a² की जगह पे देखो ये 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 1 - r का होल स्क्वायर अपॉन 1 + r + r² इक्वल्स टू कितना भाई 27/19। सब लोग को दिखाई दे रहा होगा कि 3 × 9 27 होगा, तो दिस 27 कैंसिल, दिस 27। ओके, ये वाला 27 इस वाले 27 को कैंसिल कर दिया। ठीक है ना? जगह की कमी के कारण हमें क्वेश्चन को मिटाना पड़ेगा, तो चलो हम मिटा लेते हैं क्वेश्चन को भी। ठीक है भाई, और उसके बाद इसको सिंपलीफाई करते हैं। इसको जब आप सिंपलीफाई करोगे तो देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा 19r² - 38r + 19, है ना? इतनी कैलकुलेशन तो आती होगी आपको, r² + r + 1, बोलो सही है ना भाई? और ये आ जाएगा 18r², ये आ जाएगा -39r, और ये आ जाएगा +18 = 0। सब में लगता है मुझे 3 कॉमन है, नहीं 3 कॉमन लोगे तो ये 6r² - 13r और ये +6 = 0 हो जाएगा। बोल भाई सही है? इसको भी मिटा लेते हैं, 6 × 6 = 36 और -13 आना चाहिए, है ना? तो मुझे दो नंबर दिख गए, और वो दो नंबर, एक -9 आ रहा है और दूसरा -4 आ रहा है। नहीं हो गया?
तो इसमें से मैं क्या कॉमन ले लूं, 3r कॉमन ले लेते हैं, बचेगा कितना 2r माइनस 3, और यहां से क्या माइनस का 2 कॉमन ले लेते हैं, 2r माइनस 3 इक्वल्स टू 0। एक तो 2r माइनस 3 हो गया और एक 3r माइनस 2 हो गया इक्वल्स टू 0। r इक्वल्स टू एक 3/2 और एक r इक्वल्स टू 2/3। बच्चे यहां से खुश हो जाएंगे, अरे आंसर 3/2 कहीं स्लिप दिख गया और सी ऑप्शन आप करके आ जाओगे और 4 के बजाय आपको -1 मिल जाएगा। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे भी थोड़ा बहुत अपना दिमाग दिखाना होगा कि इनफाइनाइट जीपी है। कैसा जीपी है भाई, इनफाइनाइट जीपी है। और अपने को एक चीज मालूम है कि इनफाइनाइट जीपी में जो कॉमन रेशियो होता है वो हमेशा -1 से 1 के बीच में रहेगा। तो ये तो 1 को क्रॉस कर रहा है, तो ये आंसर रिजेक्टेड। तो हमारा आंसर कौन सा होगा 2/3 एंड 2/3 बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो ये आपका आंसर हो गया। देखो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कर रहा है कि लेट ABC be positive integers such that b by a is an integer if ABC are in GP and the arithmetic mean of ABC is b plus 2, then the value of a square plus a minus 14 upon a plus 1। देखो न्यूमेरिक टाइप के लिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, 2014 एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन था। देखो कितना आसान क्वेश्चन है और ये एडवांस में भी आया हुआ है। ठीक है, तो मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार आप क्वेश्चन को सोच लो, अगर आपसे नहीं होता है फिर आप सॉल्यूशन को देखोगे। तरीका क्या होगा, पहला लाइन ये है कि एबीसी जीपी में है ना, यहां से हमारा एक की पॉइंट मिलेगा। एबीसी अगर जीपी में है तो हम ऐसा लिख सकते हैं बी स्क्वायर इक्वल्स टू एसी। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अपने को ये दे रखा है कि बी बाई ये क्या है, इंटीजर है। बी बाई ये मतलब क्या है, ये कॉमन रेशियो है और कॉमन रेशियो इसका क्या है, इंटीजर। आया समझ में भाई। और एबीसी पॉजिटिव भी है, ये भी समझ आ रहा है। इसका मतलब ये हो जाएगा। और अगला लाइन दे रखा है कि एबीसी का जो अर्थमेटिक मीन है वो कितना है, b plus 2 है। इसका मतलब ABC का अर्थमेटिक मीन तो a plus b plus c by 3 होगा और ये किसके बराबर है, b plus 2 के बराबर है। ठीक है, तो यहां से a plus b plus c किसके बराबर आ जाएगा भाई, 3b plus 6 के बराबर आ जाएगा। क्या करते हैं, a minus 2b plus c equals to कितना 6 हो गया। अब ध्यान से देखो तो b by a इंटीजर दिया हुआ है ना, यहाँ a b और c तीनों है। तो c का कोई इसमें काम नहीं है, इसलिए क्या करते हैं c को के जगह पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं b और a के फॉर्म में। तो यहां से c को एलिमिनेट करते हैं। c के जगह पे क्या आएगा भाई बोलो, c के जगह पे यहां से मिलेगा हमें b स्क्वायर बाई a मिल जाएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। नहीं तो अब करते क्या, हम c के जगह पे ये वाले वैल्यू पुट कर लेते हैं, b स्क्वायर बाई a इक्वल्स टू 6। ठीक है, एक काम और कर लेते हैं, एक काम और करते हैं, इस पूरे इक्वेशन में से a को कॉमन ले लेते हैं। जैसे आप a को कॉमन लोगे तो इसकी शक्ल कुछ ऐसी हो जाएगी, 1 माइनस 2b बाई a प्लस b स्क्वायर बाई a स्क्वायर इक्वल्स टू 6। बोल भाई सही है, इतनी कैलकुलेशन तो सबको आती होगी। अगर इसको देखा जाए तो ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर है। किसका परफेक्ट स्क्वायर है, वो ऐसे नंबर का b बाई a माइनस 1 का होल स्क्वायर है और a को इधर भेज दिया 6 बाई a। ठीक है, अब ध्यान से देखो, आपको b बाई a इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है, इंटीजर में से इंटीजर माइनस होगा तो इंटीजर ही बचेगा और इंटीजर का स्क्वायर भी क्या होगा, इंटीजर होगा। इतना तो समझ आ रहा है हमें। अब यहां पे देखते हैं ये, बट हमें ये नहीं मालूम कि 6 बाई a इंटीजर है या फ्रैक्शन है, बट इतना मालूम है कि ये भी इंटीजर होना चाहिए। तो ये इंटीजर कैसे होगा, जब a की वैल्यू या तो 1 होगा या तो 2 होगा या तो 3 होगा या तो 6 होगा, है ना। अब हमारे पास चुनौती यह है कि ये केवल इंटीजर ही नहीं होना चाहिए, ये नंबर जो होना चाहिए एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, क्योंकि देखो लेफ्ट साइड में कैसा है, परफेक्ट स्क्वायर है ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे, बारी बारी से चेक करेंगे। अगर मैं a के जगह पे 1 रखूं तो इस पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, जो कि 6 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए यहां से 1 को क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे। अगर मैं a के जगह पे 2 रखूं तो 6/2 कितना होगा, 3 हो जाएगा और 3 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए 2 भी क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। अगर मैं a के जगह पे 3 रखूं तो 6/3 कितना 2 होगा और 2 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब 3 भी रिजेक्ट हो गया। अगर मैं a के जगह पे 6 रखूं तो 6/6 कितना होगा, 1 होगा और 1 तो परफेक्ट स्क्वायर है, इसका मतलब ये हो गया कि a की वैल्यू हमें यहां से कितना मिल गया, 6 मिल गया, जो कि हमारे लिए ये चीज सही हो गया। नहीं तो a की वैल्यू 6 हो गया और हमें a से ही जरूरत थी, a से मतलब था ना, तो a की जगह पे क्या रखते हैं, 6 रखते हैं। तो 6 का स्क्वायर 36 प्लस 6 42, 42 माइनस 24 कितना भाई, 28 और 6 प्लस 1 कितना 7, 28/7 कितना हो जाएगा भाई, 4 हो जाएगा और ये आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं।
करें कि थ्री नॉन जीरो नंबर्स ए बी एंड सी आर इन एपी, ये तीनों नंबर किसमें है, एपी में दिया हुआ है, ठीक है। करें इंक्रीजिंग ए बाय 1, अगर ए को ए में 1 ऐड करते हैं या इंक्रीजिंग सी बाय 2 या सी को 2 से बढ़ाते हैं, जो नंबर होगा वो किसमें हो जाएगा, जीपी में हो जाएगा, है ना। तो पहला पॉइंट तो हमें ये देखना है, देखो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो एपी और जीपी के कॉन्सेप्ट से और बहुत छोटे से होते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन एक जगह से कलेक्ट करे हैं और आप लोगों के लिए क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लाया, ठीक है। तो देखो पहली लाइन तो ये है कि एबीसी एपी में है, तो अगर एबीसी एपी में है तो मैं ऐसा कहूंगा कि 2b की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, a प्लस सी। अपने को मालूम है ये रिलेशन आता है ना। अब देखो ये कह रहा है कि अगर a को मैं 1 से बढ़ा दूं, यानी a प्लस 1 b c r इन जीपी, ये किस में हो जाएगा, जीपी में हो जाएगा। अगर ये जीपी में हो जाएगा तो हमें ये भी मालूम है कि बी ए स्क्वायर इक्वल्स टू कितना होगा भाई, सी इंटू ए प्लस 1। बोलो सही है ना, ये अपना इक्वेशन सेकंड बन गया। आगे कह रहा है कि अगर सी या तो सी में 2 जोड़ दे तो भी क्या आ जाएगा, आपका जो सीक्वेंस होगा वो किस में हो जाएगा, जीपी में हो जाएगा। बोल भाई सही है ना, फिर से ये जीपी में हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि बी ए स्क्वायर की वैल्यू a इंटू सी प्लस 2, ये इक्वेशन थर्ड हो गया। इक्वेशन और सेकंड और थर्ड को सॉल्व करते हैं, दोनों के आरएचएस इक्वल होंगे क्योंकि दोनों के एलएचएस इक्वल है। तो सॉल्व कर लो आप, ac प्लस सी इक्वल्स टू ac प्लस 2 है। ac को कैंसिल करेगा और c की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 2a आ गई। बोलो सही है। अब मैं करता क्या हूं कि इस वैल्यू को इक्वेशन a में पुट करते हैं, 2b इक्वल्स टू a प्लस 2a, यहां से 2b इक्वल्स टू कितना आ गया, 3 आ गया, और a की वैल्यू कितनी आ गई, 2b बाई 3 आ गई। बोल भाई a की वैल्यू कितनी आ गई, 2b बाई 3 आ गई। तो हमें यहां से तो a मिल गया, बट हमारा काम क्या है, हमें b निकालना है। हमसे किसकी वैल्यू पूछ रहा है, b की वैल्यू पूछ रहा है। तो किसी एक इक्वेशन में, इसमें से किसी एक इक्वेशन में a की वैल्यू b के टर्म में रख देते हैं, c की वैल्यू b के टर्म में रख देते हैं और हमारा आंसर इजीली आ जाएगा, है ना। तो मैं इस वाले क्वेश्चन को ही मिटाते हैं और फिर इसे यहां से रख लेते हैं, इस इक्वेशन में रखते हैं। बी ए स्क्वायर इक्वल्स टू सी के जगह पे क्या रखेंगे, 2a रख लेते हैं, इस वाले में रख लेते हैं, इसमें 2 है, ये 2 है, ठीक है। a प्लस 1 a के जगह पे ये a प्लस 1 है। अब भाई हमें मालूम है बी ए स्क्वायर इक्वल्स टू 4a स्क्वायर प्लस 2a। बोलो सही है। और मैं देखूं यहां से तो a की वैल्यू कितनी है, 2b बाई 3। एक काम कर लेते हैं, यहां पे 2b बाई 3 को रखते हैं, तो 2b बाई 3 का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, 2b बाई 3 हो जाएगा। बोल भाई सही है ना। इसको इस वाले पार्ट को मिटा देते हैं और ये कितना हो जाएगा आपका, ये बी ए स्क्वायर और ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, यानी 16 बी ए स्क्वायर बाई 9, और ये हो जाएगा 4b बाई 3। सही है ना। हम इसे इधर लेकर आते हैं, बी ए स्क्वायर माइनस 16b ए स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल्स टू 4b बाई 3। जब इसे करोगे 9b ए स्क्वायर माइनस 16b ए स्क्वायर, ये तो कुछ गलत लग रहा है, ऐसा नहीं होगा। अच्छा ये 2 है, सॉरी ये 2a स्क्वायर है, ये 2a स्क्वायर है, ये 2a स्क्वायर है, 2a स्क्वायर है, इसका मतलब ये 8 होगा, 8 होगा, ये आपका 8 हो जाएगा। और 9b स्क्वायर में से 8b स्क्वायर बाई 9 घटाऊं तो ये b स्क्वायर बाई 9 हो जाएगा, माइनस 4b बाई 3 इक्वल्स टू 0। यहां से b को कॉमन लेते हैं, बचेगा क्या, b बाई 9 माइनस 4 बाई 3 इक्वल्स टू 0। पहले b तो नॉन जीरो है तो b जीरो हो नहीं सकता, यानी ये वाली क्वांटिटी क्या होगी, 0 होगी। तो b बाई 9 माइनस 4 बाई 3 इक्वल्स टू 0, और b बाई 9 की वैल्यू कितनी होगी भाई, 4 बाई 3। तो यहां से b कितना हो जाएगा, 9 इंटू 4 बाई 3, और ये 3 3 जा 9, इट मींस b इक्वल्स टू कितना आ गया, 12 आ गया। देखते हैं अपना ऑप्शन, देखते हैं, हाँ ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। ओके देखो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, सपोज ABC आर इन AP and a square b square c square are in GP. If a greater than b greater than c and a plus b plus c equals to 3/2, then the value of a and c, ये आपको दे दिया कि ABC AP में है, और ये भी कह रहा है कि a बड़ा है b से, b बड़ा है c से, यानी कैसा AP है, डिक्रीजिंग AP है। तो डिक्रीजिंग AP का क्या होता है कि d जो होता है वो नेगेटिव होता है, नहीं, जो भी इसका कॉमन डिफरेंस होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। मान लें कि इसका कॉमन डिफरेंस कैपिटल डी है, तो कैपिटल डी हमें जरूर क्या होगा इस एक्सप्रेशन में, इस सीक्वेंस में जरूर कॉमन डिफरेंस होगा 0 से
छोटा होगा। क्यों? क्योंकि ये डिक्रीजिंग एपी है। ठीक है, अब आपको एक रिलेशन दे रखा है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 3/2 और अपने को ये मालूम है कि अगर एबीसी एपी में है तो सबसे पहली बात में b की अगर कोई आपसे बात करे कि b क्या होगा तो b की वैल्यू क्या बताओगे? b तो a प्लस डी होगा। बोलो b क्या होगा? a प्लस डी होगा, है ना। और b अगर मैं c की तरफ से आऊं तो क्या लिख दूंगा? इसको लिखूंगा मैं, b की वैल्यू बताऊंगा यहां से कितना हो जाएगा? c माइनस डी। बोल भाई सही है ना? b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? c माइनस डी। तो मैं क्या करता हूं, यहां से काम कर लेता हूं, a की वैल्यू यहां से मिल जाएगी हमें b माइनस डी और यहां से हमें c की वैल्यू मिल जाएगी b प्लस डी। बोल भाई सही है ना? a मिल गया, c मिल गया और b तो b है ही नहीं। तो इस इक्वेशन में a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 3/2। a की जगह पे रखते हैं b माइनस डी, b की जगह b तो b रहेगा, c की जगह पे रखेंगे b प्लस डी इक्वल्स टू 3/2। ये d और ये d कैंसिल हो गया, 3b की वैल्यू 3/2 और यहां से b की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 1/2 आ गई। एक पार्ट तो यहां से हमारा हो गया। दूसरा क्या दे रखा है इंफॉर्मेशन इसमें कि a स्क्वायर b स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन जीपी। ये आपको क्या दे रखा है कि ये जीपी में है। अगर ये जीपी में है तो अपने को ये बात मालूम होना चाहिए कि b के पावर 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? a स्क्वायर सी स्क्वायर। बोलो सही है? तो यहां से मैं अगर ac की वैल्यू निकालूं तो ac की वैल्यू क्या हो जाएगी? प्लस माइनस का b स्क्वायर। बोलो सही है? एक काम और करते हैं, a की वैल्यू हमें यहां से मालूम है b माइनस डी और c की वैल्यू कितना मालूम है? b प्लस डी। तो एक काम कर लेते हैं, ये वाला वैल्यू पुट करते हैं और b की वैल्यू अपने को मालूम है 1/2 है ना। तो ये हो जाएगा मेरे भाई b माइनस डी और ये हो जाएगा b प्लस डी इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/4। ओके, और ये क्या हो जाएगा? b स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/4। ठीक है, आप यहां तक सही से देखो, फिर मैं इस वाले पार्ट को मिटाऊंगा। ओके, ये देखो ये वाला चीज हमारा, और b की वैल्यू हमें मालूम है कितना? 1/2। तो यहां भी ये चीज क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। यानी हम यहां पे ऐसे लिख सकते हैं 1/4 माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/4। ओके, अब अपने पास बनेगा क्या? दो केस बनेंगे। दो केस में हम क्या करेंगे, देखो करते क्या है। पहला केस में लेते हैं 1/4 माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस 1/4। ओके, और यहां से डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। तो d कितना हो जाएगा? 0, जबकि d 0 नहीं होना चाहिए। d 0 नहीं होना चाहिए, है ना? d 0 नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये खत्म हो गया यहीं से। दूसरी कंडीशन क्या होगा? 1/4 माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 1/4 हो गया और यहां से डी स्क्वायर की वैल्यू 1/2 हो जाएगी, क्योंकि 1/4 1/4 1/2 हो जाएगा और यहां से d आपको दो वैल्यू मिलेंगे प्लस माइनस 1/√2। अब देखो d की वैल्यू हमारे पास एक 1/√2 आ गया और एक कितना आ गया? माइनस का 1/√2। पर हमने पहले ही डिसाइड कर लिया था क्योंकि डिक्रीजिंग एपी है इसलिए इसका d क्या होगा? लेस देन 0 होगा। तो ये तो हमारे काम का नहीं है, तो हमारे काम का कौन सा है? माइनस 1/√2। बोलो, हमें b भी मिल गया, हमें d भी मिल गया और हमने a और c की वैल्यू पहले से देखा था। a क्या होगा? b माइनस डी और c क्या होगा? सॉरी, दो वैल्यू था ना? हाँ, c था हमारा, a था b माइनस डी। a की वैल्यू कितना था? b माइनस डी और c का वैल्यू कितना था? b प्लस डी था। तो देखो b की वैल्यू 1/2 और d की वैल्यू 1 माइनस 1/√2। तो एक कितना हो जाएगा? 1 प्लस √2, ये आपका a हो जाएगा और c कितना हो जाएगा? 1 माइनस 1/√2, है ना? डिक्रीजिंग एपी है तो देखो a बड़ा है और c छोटा है और ये हमारे दोनों ऑप्शन सही है। ये दोनों हमारे आंसर हो गए, a और c की वैल्यू हो गई। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था और इस तरह से एपी और जीपी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पॉसिबल थे हमने करवाए। अब आपका काम है कि आप इनके बेस पे जितने क्वेश्चन मिलते हैं आप उस क्वेश्चन को करो। ठीक है, अगला जो हमारा टॉपिक होगा हम रिलेशन बिटवीन अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन देखेंगे और फिर उस पे कुछ अच्छे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन करो, इसके बाद हम वो करेंगे। देखो ये बहुत अच्छा टॉपिक है, रिलेशन बिटवीन अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बहुत इजीली हो जाते हैं। कुछ फंक्शन के क्वेश्चन है जो यहाँ से बहुत इजीली हो जाते हैं और वहां से हम फंक्शन के रेंज बहुत आसानी से निकाल लेते हैं। ठीक है, मान लो आपके पास कोई दो नंबर है, कोई दो नंबर दे रखा है ए और बी। आप हर दो नंबर आपस में एपी में होते हैं, हर दो नंबर जीपी में होते हैं, हर दो नंबर एचपी में होते हैं। ठीक है, तो इन दोनों नंबर का अगर आपसे कोई अरिथमेटिक मीन की बात करें
अगर कोई इन दो नंबर का आपसे अर्थमेटिक मीन की बात करे तो आप अर्थमेटिक मीन बताओगे a प्लस बी बाई टू, और जब आप इनका ज्योमेट्रिक मीन की आपसे कोई बात करे तो आप इनका ज्योमेट्रिक मीन बताओगे अंडर रूट ऑफ ए बी। इनका अर्थमेटिक मीन कितना हो गया a प्लस बी बाई टू, और इनका ज्योमेट्रिक मीन कितना हो गया अंडर रूट ऑफ ए बी। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं, इसको a मान लिया और इसको g मान लिया। ठीक है भाई, तो मैं a और g के बीच में आपको एक रिलेशन दिखाता हूं। अगर ये a प्लस बी बाई टू हो गया और ये कितना हो गया, ये अंडर रूट ऑफ ए बी हो गया, मैं एक काम करता हूं, इस अंडर रूट ऑफ ए बी को इस साइड लाता हूं और ये क्या हो गया भाई, जीरो हो जाएगा, मान लेते हैं। और ये a प्लस बी माइनस टू रूट ए बी क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। और ये क्या लिखा हुआ है, रूट ए माइनस रूट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, सॉरी रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर बन जाएगा ये। तो देखो ये जो वैल्यू है परफेक्ट स्क्वायर है, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होगा, या तो जीरो होगा या तो जीरो से बड़ा होगा। इसका मतलब है कि ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो एक्सप्रेशन है वो एक्सप्रेशन मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। बोलो आया समझ में? तो देखो हमने ये इक्वालिटी लिया था, इसका मतलब ये है कि a माइनस जी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। ये इक्वालिटी तब होल्ड करेगा जब a दोनों नंबर आपस में बराबर होंगे, है ना। ये इक्वालिटी तब होल्ड करेगा जब a और b दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर होगा। उस टाइम पर अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम हो जाएगी। ठीक है, तो यहां से हमें एक रिलेशन ये मिला कि अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन। अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन। और ये जो कॉन्सेप्ट है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टू फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप इससे बहुत सारे फंक्शन का रेंज बहुत आसानी से निकाल लोगे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट मेनली हमें फंक्शन की रेंज निकालने के लिए है। ठीक है, तो लिख लो, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर टू फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन। फंक्शन की रेंज निकालने के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैं कुछ छोटे छोटे फंक्शन की रेंज के बारे में बात करता हूं यहां से। ठीक है, आपने फंक्शन भी पढ़ लिया होगा, बहुत सारा चीज हम रिवीजन कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मान लो आपको एक फंक्शन दिया हुआ है, एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो हर लोग जानता है। इस फंक्शन का आपसे मिनिमम वैल्यू पूछा जा रहा है, इस फंक्शन का आपसे मिनिमम वैल्यू पूछा जा रहा है। तो देखो हम कैसे इसे ट्रीट करते हैं। मान लो यहाँ पे दो नंबर है, एक नंबर एक्स स्क्वायर है और एक नंबर 1/x स्क्वायर है। जैसे ये a हो गया और ये b हो गया। तो इस नंबर का देखो अर्थमेटिक मीन की अगर मैं बात करूं तो इस नंबर का अर्थमेटिक मीन क्या हो गया, 1/x स्क्वायर बाई 2। और अपने को मालूम है किससे बड़ा होगा, ज्योमेट्रिक मीन से। तो इसका ज्योमेट्रिक मीन क्या कितना हो गया, ये। इसका मतलब ये है कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। यानी इस फंक्शन का जो मिनिमम वैल्यू होगा 2 होगा और मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा भाई, इंफिनिटी होगा। तो इस फंक्शन का रेंज कितना होगा, 2 से इंफिनिटी होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि जब भी आपको कोई दो फंक्शन दिखे और ये दिखे, कभी भी कोई ऐसे एक्सप्रेशन का रेंज पूछा जाता है जो दोनों एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है। जैसे एक्स स्क्वायर और 1/x स्क्वायर दोनों एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है। ठीक है, दोनों के बीच में प्लस का साइन है। तो आप हमेशा इसी कॉन्सेप्ट का यूज करोगे और वहां से आप फंक्शन का रेंज बहुत कुछ ही सेकंड में निकाल पाओगे। ठीक है, आप तो ये भी कहोगे कि अच्छा जब दोनों फंक्शन के रेसिप्रोकल है तो उसका मिनिमम वैल्यू हमेशा 2 आने वाला है। बोलो सही है? हाँ, बट वो क्वांटिटी पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर ये दोनों पॉजिटिव है और एक दूसरे के रेसिप्रोकल है तो इसका मिनिमम वैल्यू हमेशा कितना होगा, 2 होगा। 2 से कम हो ही नहीं सकता। आप चेक कर सकते हो, कोई भी वैल्यू रख के। x से यहाँ पे मैंने अगर 1 रखा तो 1 + 1 2 हो गए, है ना। अगर दोनों बराबर हो गए, कहा था ना मैं, इक्वालिटी तब होल्ड करेगा जब इन दोनों की वैल्यू बराबर हो जाएगी। 2 रख के देख लो, यहाँ पे 2 रखोगे, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और ये 4 + 1/4 अब 2 से बड़ा हो गया नहीं। तो वैसे ही आपको ये सारी वैल्यू मिल जाएंगे। यहां से आप एक दो चीजें और सीख सकते हो कि मान लो आपको कोई फंक्शन दे रखा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखा है। ऐसा फंक्शन दे रखा है tan² x + cot² x। अब आपसे इसका रेंज पूछा जा रहा है। तो देखो tan² x भी कैसा क्वांटिटी है, पॉजिटिव क्वांटिटी, और cot² x भी कैसा क्वांटिटी है, पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो फिर से सेम कंडीशन, /2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ tan² x * cot² x। तो इस एक्सप्रेशन का भी मिनिमम वैल्यू कितना होगा, 2 हो जाएगा और मैक्सिमम कितना होगा, इंफिनिटी हो जाएगा, है ना। आपको बस एक चीज ध्यान रखना चाहिए कि क्या ये दोनों एक्सप्रेशन पॉजिटिव हैं या नहीं है ना। दोनों एक्सप्रेशन अगर पॉजिटिव है और दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं तो मिनिमम वैल्यू हमेशा कितना होगा, 2 होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, fx = 2 के पावर x + 2 to the power -x। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ठीक है, अब देखो अगर आपसे इसका मिनिमम वैल्यू पूछा जाए तो फिर आपके पास एक नंबर ये है, एक नंबर ये है, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, दोनों पॉजिटिव हैं। ठीक है, तो फिर से आप सेम कॉन्सेप्ट लगाओगे, अर्थमेटिक मीन इज
ग्रेटर देन इक्वल्स टू जियोमेट्रिक मीन, दोनों का अर्थमेटिक मीन ये हो जाएगा बाई 2 और दोनों का जियोमेट्रिक मीन अंडर रूट ऑफ 2 के पावर x इंटू 2 के पावर माइनस x। ये दोनों रेसिप्रोकल है इसलिए कैंसिल होकर 1 हो जाएंगे और आपको यहां से मिल जाएगा 2 के पावर x प्लस 2 के पावर माइनस x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। और इस एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू कितना हो गया भाई? 2 मिल गया। इस एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू कितना मिल गया? 2 मिल गया। और मैक्सिमम वैल्यू हमेशा आपका इंफिनिटी होगा। ठीक है, तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो और पॉजिटिव हो, ध्यान रहे कि पॉजिटिव हो। ओके, मैं नेगेटिव वाले बात भी कर लेता हूं, आपके मन में जो डाउट है उसे भी क्लियर करते हैं। अगर मान लो फंक्शन कुछ ऐसा है, एक बहुत ही जाना पहचाना सा फंक्शन है, बहुत परिचित फंक्शन है fx प्लस 1/x, है ना। पहले बात करते हैं, मैं इस फंक्शन के डोमेन के बारे में बात करता हूं। अगर आप इस फंक्शन का डोमेन देखो तो इस फंक्शन का डोमेन ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0 होगा। बोल भाई सही है ना। तो क्या करता है, इस फंक्शन का डोमेन दो भाग में बटा हुआ, एक तो x पॉजिटिव होगा या तो x नेगेटिव होगा। तो केस 1 लेते हैं जब x क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, और x ग्रेटर देन 0 होगा यानी फिर से ये दोनों क्वांटिटी पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव है तो फिर से सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे, अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जियोमेट्रिक मीन। और यहां से हमारा इस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू क्या आने वाला है, 2 है, यानी यहां से हमें फंक्शन का रेंज क्या मिला, 2 से इंफिनिटी। बट एक केस फिर आएगा जब x क्या होगा भाई, लेस देन 0 होगा, x इज लेस देन 0 होगा। ठीक है, तो सेम कंडीशन चलेगा, बट यहाँ पे x भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है। तो मैंने क्या किया, यहां से माइनस को कॉमन लिया और ये एक्सप्रेशन ऐसे आ जाएगा, x प्लस 1/x लेस देन इक्वल्स टू -2, है ना। आया समझ में? इसी एक्सप्रेशन में से ये x भी नेगेटिव और ये x भी नेगेटिव, है ना। माइनस को कॉमन लो और इधर माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा। और इस पार्ट का जो रेंज है, इस पार्ट का रेंज है -इंफिनिटी टू -2। तो आपको ये चीज समझ आना चाहिए कि अगर कोई दो फंक्शन एक दूसरे के रेसिप्रोकल है ना, कोई भी दो क्वांटिटी जो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है बट वो नेगेटिव है, तो जैसे वो नेगेटिव होगा आपका रेंज -इंफिनिटी से -2 के बीच में लाई करेगा। आया समझ में? -इंफिनिटी से -2 के बीच में लाई करेगा, है ना। इस एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू -इंफिनिटी बट मैक्सिमम वैल्यू -2। वैसे ही अगर पॉजिटिव है तो मिनिमम वैल्यू 2 और मैक्सिमम वैल्यू इंफिनिटी। यानी ओवरऑल आपसे कोई इस फंक्शन का रेंज पूछे तो आप इस फंक्शन का रेंज फॉर ऑल डोमेन के लिए बताओगे। इसके एंटायर डोमेन के लिए जो फंक्शन का रेंज होगा वो ऐसा होगा -इंफिनिटी टू -2 यूनियन 2 से इंफिनिटी। ओके, इट इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन फॉर एंटायर डोमेन, है ना। इसके पूरे डोमेन के लिए ये फंक्शन का रेंज है। ठीक है, तो इस तरह से जो भी आपको फंक्शन मिले जो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो, आप इसलिए अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का कॉन्सेप्ट लगा के बहुत आसानी से ऐसे फंक्शन का रेंज निकाल सकते हो। ठीक है, एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट रह गया, उसे भी मैं इसमें समझा देता हूं। ठीक है,